फिक्र को छोड़ छाड़ निकले हैं यंगिस्तान टूर पे। बट लेट मी टेल यू बच्चों, यू विल फाइंड फन एंड सफर एवरी मोड पे। तो युवाओं, मंजिल से पहले रास्ते तो भटक लें। चलो आपके सवालों के जवाब आज गुलफाम की गलियों में ढूंढ लें। ऑन प्लेटफॉर्म 90.8 FM with RJ अनुष्का। So let's start the journey on रेडियो मंजीरा 90.8 FM। हर पल खुशियों भरा। Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. हाय, हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और भैया जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी को हो, जिस भी रिलीजन को, उन सभी को आरजे अनुष्का का बहुत बड़ा प्रणाम है। देखिए, जैसा गाना बजता है ना, वैसे ही हमारा आज का शो शुरू हो जाता है। गुलफाम की गलियों का सफ़र होता ही इतना तड़क भड़क कि यहाँ पे आते ही कई सारी ऐसी नई जानकारी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है भाई ये तो हमने सुना था, लेकिन शायद आधी नॉलेज या आधी गगरी छलकती रहती है। तो आज उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस सफ़र को एक ऐसा एंड देने के लिए हम आए हैं, ताकि हमारे मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं या फिर आज के शो में जो भी सवाल उठने वाले हैं, उन सभी सवालों के जवाब ईजिली हम तक पहुँचे और आप तक भी हम पहुँचा सकें। इसे तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी अगर अपनी लाइफ को बदलना है तो थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, और अगर उसको और भी आसान करना है तो उस ज़िंदगी को थोड़ा सा समझना पड़ता है।
और जैसा थंडर होता है भाई, जो गरजते हैं, गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि कुछ बोलो मत, कुछ करके दिखाओ। अब देखिए ना, इतनी जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें भाग रहे हैं और कब से कहीं ना कहीं किसी ना किसी से छुप रहे हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हम खुद से ही कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी ही नज़रों में कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड हो गए हैं। इसलिए तो ये जो थंडर वाला गाना लगाया था वो ये, ताकि अंदर का ये जो थंडर है उसको हम जगा सकें। क्योंकि कई लोग कहते हैं देयर इज़ अ फायर इनसाइड यू, एक छोटी सी चिंगारी चाहिए बड़ी आग लगाने के लिए, सो एंड सो। लेकिन मैं कहूँगी कि आप सभी के अंदर में एक तूफान बसा रहता है, एक थंडर बसा रहता है, बस उसको थोड़ी सी झोंकी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी शाइन हो जाओ ताकि हम भी शाइन हो जाओ। लेकिन आज का ये जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा ये नहीं कहेंगे एंटरटेनिंग है, लेकिन एंटरटेनिंग से ज़्यादा बहुत ही एजुकेटिव होने वाला है। एक ऐसी चीज़ है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार एक चीज़ ख्याल आ रही है। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक और उसमें लिखा था कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं और फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। ये थे शब्द अकबर इलाहाबादी जी के। अगर आप नहीं समझे तो समझा दूँ। आज खास हमने ये दिन निकाला है ताकि आप सभी से हम इस चीज़ के ऊपर में बात कर सकें जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के रूप में जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में एक्चुअली में हमारे एक्चुअल राइट्स है, उन चीज़ों को हम पहचानें, उसको अप्लाई करें। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। देखिए, सफ़र की शुरुआत में ही बहुत ही भारी भरकम ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए इस सफ़र को हमने शुरू तो कर दिया है, आपको सेंट्रल आइडिया दे दिया है कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो आप भी लगे रहिए हमारे साथ में, क्योंकि बहुत सारी सतरंगी यादें हैं जो बनानी हैं, बहुत सारे अधरंगे ख्वाब हैं जो पूरे करने हैं, बिखरी कुछ लोगों की हसरतें हैं, टूटे थोड़े से जज्बात हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी तो रेनबो के जैसी खिलखिलाती है ना, तो इंद्रधनुष में जैसे सातों रंग साथ में काम करते हैं, तभी ज़िंदगी में रंग हरे भरे नीले पीले सब कुछ दिखाई देते हैं। तो जीवन जैसे आपका इंद्रधनुष का नाम है, वैसे ही हमारा भी है। आप भी जीते रहिए, हम भी जीते रहेंगे जनाब, और बने रहिए आरजे अनुष्का के साथ में ओनली ऑन रेडियो मंजरा 90.8 FM, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आज तो डेफिनेटली बनने वाला है हर पल खुशियों भरा। अगर कोई मन में सवाल है तो सारी जवाब मिल जाएंगे। बस बी राइट बैक। अभी मिली खबर के अनुसार 30 बार खां फिर से एक बार पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है। इस बार एक उड़ते प्लेन से। 30 बार खां के फैंस उसे आधा रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं। Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम दे 30 बार खां। Yeah, once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम दे 30 बार खां। खानों में खां था वो कौन मान, सुनो सुनो हंस ले 30 बार खां। Hey, खानों में खां था वो कौन man, सुनो सुनो हंस ले 30 बार खां। Catch me if you can, catch me if you can. Chase me and I run faster than I can. Catch me if you can, catch me if you can. Catch me and I Catch him if you can, catch him if you can. Shoot him or kill him, whatever you can. Catch him if you can, catch him if you can. God will belong to the rest of the gang. Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम दे 30 बार खां। खानों में खां था वो कौन मान, सुनो सुनो हंस ले 30 बार खां। Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम दे 30 बार खां। खानों में खां था वो कौन मान, सुनो सुनो हंस ले 30 बार खां। 멈춰지지 않는 거야. 좀 더 솔직해져봐. 이제 그만 보고 신용 공모해. 네 부모님과 부장님 날 미워해. 봤던 영상 각종 사진 트위터 위에 본부 야자라 총거로
않아 시간이 모여 1-2년의 숨삭해 너는 내게 주면서 벌 받는 건 아니잖아 이리 와 난 너의 paradise Can't close your eyes Can't close your eyes 밟아도 잡아도 더는 소용없을걸 날 거부하지마 이 소리 따라와 이 노래를 따라와 조금 위험해도 난 잘 구하러 온 거야 널 맞추러 온 거야 네가 날 보낸 거야 달잖아 피를 소리 따라와 이미 시작된 걸 알잖아 그 소리를 듣게 된 순간 어쩌면 그래 나는 조금 위험해 조금 위험해 너를 이끄는 피리부는 사나이처럼 나는 너를 시험해 너를 시험해 알면서도 이끌리는 선악가처럼 내 피인 모든 걸 깨워 그 소리 너를 태워도 이끌려 반응하는 너 끊임없이 숨을 불어내 난 너의 guilty pleasure 헤어나올 순 없어 날 받는 건 아니잖아 이리 와 난 너의 paradise Can't close your eyes Can't close your eyes 날 뭐든 줘봐도 더는 소용없을걸 날 거부하지마 내가 또 기울여봐 피리 소리 따라와 이 노래를 따라와 조금 위험해도 난 달잖아 구하러 온 거야 널 맞추러 온 거야 네가 날 보낸 거야 달잖아 그래 네가 좀 위험해 나도 나를 감당 못해 걱정마 나의 손은 너에게만 따뜻해 만약에 내가 널 망치고 있는 거라면 나를 용서해줄래 난 없이 못 살아가 I'm taking हाँ, वैसे तो ये पाइट पाइपर का छोटा सा गाना बीटीएस का आप सभी के लिए प्ले किया, लेकिन इस गाने के पीछे की थीम इतनी सी थी कि पाइट पाइपर के हाथ में जो बांसुरी रहती थी उसके हाथ में वो राइट रहता था, वो कला रहती थी, वो अधिकार रहता था कि वो जो चाहे जैसा चाहे कर सके, जैसी भी धुन बजाएगा अच्छा या बुरा, वो अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकता था, वो उसके हाथ में था। लेकिन आज ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये है हर एक इंसान की लाइफ का टॉक ऑफ द टाउन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। हर किसी इंसान का वो नॉर्मल मानव अधिकार, ताकि हर कोई जान सके कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, उसे क्या मिलना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं बैकवर्ड सोच में रहते हैं और कुछ अपने जो एक्चुअल राइट्स है उसको नहीं जानने की वजह से और भी ज़्यादा टॉर्चर कहे या वायलेंट कहे या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को सहन कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए, जहाँ पे सरकार डेफिनेटली उनकी मदद कर सकती है। इसलिए आज का ये खास सेक्शन इसके लिए निकाला। लेकिन कई सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत क्या है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी के लिए संविधान बनाया है तो वो सब सरकार निभा लेगी, संभाल लेगी। नहीं, एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर है जो हर एक इंसान के लिए एक ऐसा अधिकार बनकर आती है जहाँ पे बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो अगर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से देखा जाए तो ये ऐसे अधिकार है जो किसी भी पर्सन का कास्ट हो या फिर उसका जेंडर हो या फिर उसकी नेशनलिटी हो, उसकी लैंग्वेज, उसका रिलीजियन हो, कोई भी तरीके से
कोई भी उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। और डेफिनेटली देखा जाए तो किसी की लाइफ में जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है और स्लेवरी से मुक्त होना हो या फिर किसी का कुछ अंदर से कुछ बयां करने की बात हो, वो सब चीज़ों का हक हर किसी इंसान को बराबर तरीके से भारत के संविधान ने सबको दिया है। तो इसीलिए आज का ये खास सेक्शन हमने निकाला है ताकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एक्चुअली में जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हमें किस तरीके से पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने एक खास सेक्शन उसी के लिए निकाला है जिसमें ह्यूमन राइट्स में बेसिकली कुछ 6 राइट्स होते हैं जो हर किसी को फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं इन द इंडिया। दिस आर राइट टू इक्वालिटी मतलब जहाँ पे जितना पेमेंट हम मेल को कर रहे हैं उतना फीमेल को कर रहे हैं, जो राइट्स हम मेल को दे रहे हैं वही चीज़ फीमेल को दे। दे हैव राइट टू फ्रीडम का मतलब है उनके पास में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है थ्रू आउट द टेरिटरी, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन प्रैक्टिस करना, उस चीज़ की उनको आज़ादी रहती है। एंड फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ज़रूरी नहीं इंडिया है तो इंडिया में ही रहेंगे, नहीं। हाउएवर दिस राइट्स हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस, अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में आती हैं। There is another right which is called as a right against the exploitation। मतलब यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो, चाइल्ड लेबर की बात हो, फोर्स लेबर की बात हो, दीज आर ऑल ऑफेंस थिंग जिसमें पनिशेबल पनिशमेंट रहती है एंड विच आर गवर्न बाय द लॉज, जो इंसानों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ें दिखती है जहाँ पे अ पर्सन इज़ वर्किंग विदाउट वेजेस, लेकिन वहाँ पे लीगली तरीके से देखा जाए तो किसी भी काम का वेज देना एक कंपनी का काम होता है, एक्सेप्ट फॉर द NGOs एंड अदर वॉलंटियर वर्क। दे हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो जनरली हर किसी को इस चीज़ के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। इसीलिए कई सारे यूथ पूछते हैं, राइट टू फ्रीडम हम जानते हैं, राइट टू इक्वालिटी हम जानते हैं, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन जो राइट्स होते हैं वो जानते हैं, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें होता क्या है कि जो भी रिलीजियंस गारंटीज़ होती हैं, रिलीजन फ्रीडम होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और वैसा ही बना रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही चीज़ कहता है कि जितने भी स्टेट है दे शुड ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली एंड इम्पार्शली एंड दैट नो स्टेट हैज़ एन ऑफिशियल रिलीजन। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट ऑल्सो गारंटीज कि जितने भी लोग हैं दे हैव द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इनके ऊपर में कोई फोर्स नहीं है कि आपको यही रिलीजन में जाना है, इट इज़ देयर चॉइस कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं। इसके साथ साथ में कई सारे ऐसे रिलीजन, ऐसे कई सारे राइट्स है जिसमें हम कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जहाँ पे दिस थिंग दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बाय इनेबलिंग देम टू कंजर्व देयर हेरिटेज। और अपना जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड अपॉन देयर कल्चर ट्रेडिशंस वो सब ना हो, वो सब भी राइट इंश्योर करता है सरकार। और इसके साथ में एजुकेशनल राइट्स इंश्योर की हर किसी को एजुकेशन लेने का हक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इनफैक्ट एज भी। एज नहीं देखी जाती पढ़ने के लिए, तो किसी को रोक टोक नहीं करना। ऐसे कई सारे राइट्स हैं ह्यूमंस के जो उनको फॉलो करना चाहिए, इनफैक्ट पहले जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे राइट्स हैं या फिर अधिकार है जिसको वायलेट किया जाता है, और वायलेट करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कदम उठा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानियत के नाम पर सिर्फ वो वायलेशंस देखे जा रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। दे हैव द राइट कि लोगों को जाके बताया जाए कि ये गलत है या फिर यहाँ पे आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, सो एंड सो चीज़ें, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं ताकि किसी के साथ में भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। जितने भी गरीब बच्चे हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, विकलांग व्यक्ति हो, हर किसी के लिए जितना ही राइट टू एजुकेशन है, दे हैव द राइट ऑफ हेल्थ, हर चीज़ में उनके पास में होनी चाहिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, अल्टीमेटली देयर इज़ अ 3-fold ऑब्लिगेशन, बिकॉज दे मस्ट रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल ऑल द ह्यूमन राइट्स। और अगर कोई वायलेशंस होते हैं, इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब टू इंटरवीन एंड प्रोसिक्यूट दोज रिस्पॉन्सिबल। तो यही बातें थी जो आप तक मुझे पहुंचानी थी, ताकि हर कोई इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन तो ले, लेकिन इसके साथ साथ में इन चीज़ों को साथ में लेकर चले। क्योंकि जो बहुत सारे फंडामेंटल्स राइट्स दे दी जाती है, उसमें जो सबसे मेजर फंडामेंटल राइट है इज़ अ राइट टू लाइफ।
बिकॉज टू दोज दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग सच एज द राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी, ये सब चीज़ें लाइफ में आ ही जाती हैं। तो अपनी लाइफ अपने हक पे, अपने नियम पे, अपने सिद्धांत पे जीना, यही एक्चुअली में एक ह्यूमन राइट्स की एक सही पहचान है जो हर किसी को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। और जैसे कहा ना कि मज़हब कहीं पे भी नहीं आता है, इंसान है, इंसान की बातें रहती हैं जो एक दूसरे को इंसान कहलाता है। इसलिए इंसान तभी इंसान कहलाएगा जब वो अपनी मानवता को दिखाएगा। तो आज का ये जो सेक्शन है शुरुआत हो गया है, आगे बढ़ते हैं हेल्थ वाली गली में। और जो खास गाना है डेडिकेटेड है उन सभी के लिए जो ये गाना गुनगुना सकते हैं अपनी ह्यूमन राइट्स के लिए कि जब तक हम जिंदा है ये राइट्स हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सांवली जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं। थोड़ा सा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ मैं। बरखा बिजली बादल झूठे झूठी फूलों की सौगातें। सच्ची तू है सच्चा मैं हूँ सच्ची, अपने दिल की बातें। दस्तखत हाथों से हाथों पे कर दे तू, ना कर आंखों पे पलकों के पर्दे तू। क्या ये इतना बड़ा काम है, ऐलान है।
जितना ज़रूरी हो जाता है एक इंसान को इस देश में रहने के लिए, अपने एक्चुअली राइट्स के बारे में जानने के लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उतना ही ज़्यादा वो मेंटली भी फिट रहे, उतना ही ज़्यादा फिजिकली भी फिट रहे और उतना ही अच्छे से वो अपनी डेली जॉब पे जा सके। लेकिन क्या है ना, आज की जो एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, लेकिन एक लाइफस्टाइल चेंजेस कह दूँगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस में जिस तरीके का काम हम करते हैं उसमें खाने का जो पोषण की, जो न्यूट्रिशन की जो बात होती है ना, वो बहुत पीछे रह गई है। क्योंकि जल्दी जल्दी भागना है, जल्दी जल्दी खाना है, बैठ के सब्र करके आराम आराम से चबाना है, वो समय तो चला गया भाई। क्योंकि बस ब्रेड एंड बटर, लाइफ में पैसे कमाओ, लाइफ जियो और सोलो ट्रिप पे जाओ, ये कुछ एम और एक लक्ष्य बन गया है। लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ वाली गली में बहुत ही शॉर्ट में इन चीज़ों को लेकर आए हैं, ताकि आप कितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी भी भागा दौड़ी क्यों ना करो, लेकिन कुछ ऐसे हेल्दी जूसेस है जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत ही चीप तरीके से, बहुत ही अफोर्डेबल है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भारी भरकम चीज़ें हैं जो फॉरेन से लेकर आनी पड़ेगी, बहुत ही नियर बाई प्लेसेस में आपको ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना है, रिफ़्रेशमेंट बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, पूरे दिन के लिए एक अच्छा सा फ्रेशनेस चाहिए, तो डिटॉक्स जूस अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ता है। डिटॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंके, बहुत ही ईजी तरीके से, कोई भारी भरकम रास्ता ना हो। तो उसमें पहला चीज़ होता है ABC जूस, दूसरी होती है हरा भरा जूस और तीसरी होती है क्लीन कैरेट जूस। तो ABC जूस का मतलब होता है ABC, दैट इज़ द एप्पल, बीटरूट एंड द कैरेट। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है विद अ पिंच ऑफ अदरक, जिसको हम जिंजर कहते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करना जूसर में और बहुत ही अच्छे से इसका जूस निकाल के पी लेना। इट इज़ अ वेरी गुड पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक और ये पीने से आपके अंदर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो तो पूरी होती है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो भी बचा कुचा खाना है जो शरीर से निकला ना हो, इंटेस्टाइन में चिपका हो, माइक्रोविली जो होती है वहाँ पे चिपकी हो, तो वो सब चीज़ों को क्लीन करने में मदद करता है। लेकिन क्या है ना कि हर चीज़ में नमक मिर्ची चाहिए होती है, तो रिकमेंड करूँगी कि इन जूसेस में आप नमक बिल्कुल भी ना डालें, शुगर बिल्कुल भी ना डालें। नहीं तो क्या है, इसके जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिएंट शुगर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी बॉडी में जाने के बाद ये कोई काम का नहीं रहेगा पानी के अलावा। तो कुछ भी चीज़ें ऐड ना करें, जैसा लिया है रॉ वैसे ही जूस निकाले और डायरेक्टली पिए। और जो डायबिटीज़ पेशेंट है, प्लीज़ इस जूस को, ABC जूस को टोटली अवॉइड करें। और पीने की ट्रिक इतनी है कि एक ही बार में गलपिट ना करें, उसको थोड़ा थोड़ा पी के थोड़ा थोड़ा चबाए, उसका जो तत्व रहता है ना, थोड़े थोड़े जो ट्रेसेस आते हैं उसको चबाने की, उसको थोड़ा सा च्यू करने की कोशिश करें, उसके बाद में गलपिट करें, ताकि जो आपका सलाइवा है, थूक है, उसके साथ में ये जूस मिक्स और जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो नेचुरल तरीके से हो जाए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो नेचुरल है, लेकिन साथ साथ में आपका सलाइवा भी नेचुरली काम करेगा। दूसरा जूस होता है हरा भरा, जिसको ग्रीन जूस कहते हैं। नाम सुनते ही ऐसा लगता है भाई नाक बंद करो और यहाँ से भाग जाओ। ग्रीन टी और ग्रीन जूस का नाम सुनते ही बहुत लोगों के यही हाल हो जाते हैं, लेकिन हाल बेहाल मत करो। हरा भरा जूस इतना रिफ्रेशिंग रहता है ना कि जैसे बाहर में जाते ही साथ में बहुत गर्मी लगती है तो मिंट जूस पी लेते, पुदीने का जूस पी लेते, ठीक वैसे ही है। इसमें सिर्फ खीरा चाहिए, मुट्ठी भर थोड़ा पालक चाहिए और थोड़ा सा पुदीना, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। थोड़ी फ्रेशनेस के लिए ये डाल सकते हैं और थोड़ी मिठास के लिए इसमें सेब या तो फिर नाशपाती, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा नींबू बस मिक्स कर देना और इस जूस को पी लेना और फिर देखना इसके कमाल कितने होते हैं। आप पालक का जूस पी रहे हैं, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से बना है और जो 30% है वो बोन्स एंड उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व जाने चाहिए, खाना जाना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। अब रोटी सब्जी चावल को आप निचोड़ेंगे तो पानी आएगा नहीं, लेकिन ये जो सब्जियां रहती, वेजिटेबल्स रहता है, फ्रूट्स रहता है, इसमें बहुत सारा कंटेंट पानी का होता है। तो ऐसा खाना ज़्यादा लीजिए जिसमें पानी कंटेंट ज़्यादा निकलता हो और जो फ्रूट्स होते हैं वो वेट गेन करने के काम आता है। तो इसलिए वेजिटेबल की मात्रा ज़्यादा और फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी सी कम रखें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लीन कैरेट जूस, जिसमें होता है कैरेट्स, थोड़ा सा पम्पकिन, थोड़ा सा जूसी फ्लेवर के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए, थोड़ा सा मिंटीनेस के लिए हम ऑरेंज या मौसम्बी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल के मिक्सर में अच्छे से जूस बनाइए, ये पीजिए। इसकी वजह से जीरफ्थैल्मिया की प्रॉब्लम होती है ना, जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, वो पूरी होती है, ग्लो आता है स्किन में। इसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए वो होती है, हीमोग्लोबिन मस्त मस्त रहता है, हमारा ब्लड रिपोर्ट अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें पीते रहना चाहिए। और जो लेफ़्ट ओवर पार्ट होता है इन जूसेस
प्रोसेस का इसको फेंकने के बजाय आप एज अ मैन्योर इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ी देर धूप में सुखाने के बाद एज अ बॉडी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है एंड इट एक्ट एज अ नेचुरल स्क्रबर। ये बिल्कुल वैसा काम नहीं करेगा जैसा आपको मार्केट में आने वाले सोप देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे जो डेड स्किन्स होते हैं या हमारे बॉडी में जो गंदगी होती है इसको निकालने के लिए जो नेचुरली चीज़ है उसका यूज़ करना, ताकि वो बच भी जाए और काम में भी आ जाए। तो है ना अच्छी अच्छी बातें आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भागा दौड़ी होती है उसमें यूज़ करने वाली। तो आप भी यूज़ कीजिए, मैं भी यूज़ तो करती ही हूँ, जो यूज़ किया है वो आपके साथ में शेयर किया, तो आप भी यूज़ करके औरों के साथ शेयर कीजिए, आपकी केयर अपने आप हो जाएगी। बी राइट बैक, क्योंकि आगे आने वाली गली में लाइफ लेसन में एक छोटी सी चीज़ें सीखनी है जो हम कई बार अपने माँ बाप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग के चक्कर में। तो ये जो खास गाना आ रहा है उन सभी लोगों के लिए है यंग लोगों के लिए। तो गाना सुनिए, है थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में, लेकिन यू विल एंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM। कहीं पे भी जाएगा मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग है, आइए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बारे में कई सारी ऐसी जानकारी है जो मैंने तो दी, लेकिन और भी एक पर्सन है जो हमारे साथ ज्वाइन होंगे और हम सभी को जानकारी देंगे। What's up? This is Blackhead exclusive. And the coolest kid in the world. Woo! BTS. Rap monster. Jess. Jimmy. J-Hope. Faye. And who do we got here right now? Sugar. Jungle. 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 네 꿈은 I want a big house and big ring. But 사실 I don't have any big dreams. 난 참 편하게 살아. 따위 아무것도 않잖아. 다 똑같이 나처럼 생각하고 있어 까먹을 꿈만던 어린 시절 걱정 마 멀리라도 갈 거니까 알았어 엄마 지금 독서실 간다니까. 네 모습이 뭐야 지금 네 거울 속에 누가 보여 I gotta say 너의 길을 가라고 단 하루를 살아도 뭐라도 하라고 나약하면 왜 말 못하고 있어 공부를 하기 싫다면서 학교 때려치기는 겁나지. 이거 받은 거야 준비하네 벌써. 설정들은 제발 좀 너희만 살아가지고 유리 멘탈 보이 스톱. 자신에게 물어봐 언제 네가 열심히 노력했냐고. 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 네 꿈은 거짓말이야 서툴 라이어 힘이 심이야 비슷한 차이야 왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해 제발 강요하지 말아줘 라라라라라 내 꿈을 뭐래 내 꿈을 뭐래 고작이 거네 지겨운 쌤 반복되는 매일. 어른들과 부모님한테는 바뀐 꿈을 준비해. 장래 희망 넘버원 공무원 강력한 꿈은 아냐 구회 말 구원. 투수 시간 낭비 야자에 도둑꾼은 아냐 똑같은 사회 반항해. 꿈을 택배 사면 자신에게 물어봐. 네 꿈의 프로파일 어감을 받던 인생 네 삶의 조가 되어봐. 네 모습이 뭐야 지금 네 거울 속에 누가 보여 I gotta say 너의 길을 가라고 단 하루를 살아도 뭐라도 하라고 나약하면 담아줘 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 네 꿈은 거짓말이야 서툴 라이어 힘이 심이야 비슷한 차이야 왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해 제발 강요하지 말아줘 라라라라라 내 꿈을 뭐래 내 꿈을 뭐래 고작이 거네 살아가는 법을 몰라. 날아가는 법을 몰라. 결정하는 법을
goes another excuse। यही चीज़ें हो जाती है हमारी लाइफ में। अपने आप से कभी आपने पूछा है कि आपका जीवन तो आप जी रहे हैं, लेकिन ये लाइफ में हमारा ड्रीम क्या है भाई? बिग ड्रीम क्या है? अपने आप से पूछना कि आपकी जो ड्रीम होती है उसकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि यू आर द सब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट में उप्स मोमेंट कब आते पता है? जब हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस लेके आते हैं, एंडलेस एक्सक्यूज़, तो हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं या फिर एक्सक्यूज़ के साथ में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है और सोचना है। क्यों? क्योंकि जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, ये कुछ नहीं है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने बिहेवियर को डिफेंड कर सके, या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको हम पोस्टपोन कर देने के लिए हम सोचते हैं भाई ये एक्सक्यूज़ बता देंगे, भाई आज नहीं हुआ क्योंकि आज मैं सो गई, आज नहीं हुआ क्योंकि आज यहाँ पे सो एंड सो जगह में मैं फंस गई। मतलब हम प्लेस करते हैं ऑल द ब्लेम ऑफ एन इंटरनल प्रॉब्लम ऑन एन एक्सटर्नल कंडीशन। तो नहीं समझ में आया? मतलब अगर हमें गुस्सा आ रहा है, इंटरनल चीज़ें हो रही है, तो यू आर द रीज़न। आपकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, आपने मुझे 2 शब्द बुरा क्यों बोल दिया? भैया आप पे कंट्रोल नहीं है, आपको खुद पे। तो आपकी प्रॉब्लम का ब्लेम हम दूसरों को नहीं दे सकते। दीज आर ऑल द एक्सक्यूजेज जो हम अपनी लाइफ में बनाते हैं। तो ये जो एक्सक्यूजेज का चैप्टर है ना, ये बहुत लंबा है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको 2 दिन लगातार आपके साथ में लिया जाए, आपको भी बताया जाए और हम भी कुछ सीखें। जिसमें जो पहला एक्सक्यूज़ हम लेते तो हैं, लेकिन लेने से पहले इसके कारण कई बनते हैं। या तो हमें डर रहता है, देयर इज़ अ फियर ऑफ फेल्यूर, देयर इज़ अ फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, कि हमें कोई चीज़ करने के लिए शर्म आ रही है, इसीलिए हम एक्सक्यूज़ देते हैं, नहीं बाबा मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैंने गलती कर दी तो सब हंसेंगे। बस ये एक फियर होता है, फियर ऑफ सक्सेस होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है, क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर रहता है कि मैं लूँगी तो शायद ये सारा काम पचका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, और इंसान तो इतना चालाक है कि हर जगह कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ बनाने के लिए माहिर रहता है। लेकिन हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं, जिसमें नंबर 1 एक्सक्यूज़ रहता है, भैया मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, देयर इज़ जस्ट नॉट इनफ टाइम। तो जब आप ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं तो समझ जाना दैट यू लैक पैशन, या फिर आपका फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। इन चारों में से कोई तो चीज़ें जो मिसिंग है आपकी लाइफ में। जैसे कि आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ है, अगर आप सॉर्ट आउट करते हैं कि मुझे इतने टाइम में एक्सरसाइज करना है, इतने टाइम में खाना है, इतने टाइम में सोना है, इतने टाइम में पीना है, इतने टाइम में एंजॉय करना, अगर आप बोलते हैं मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, दैट्स बिकॉज यू हैवंट सेट योर टाइम टेबल, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए एक्सक्यूज़ can indicate that you just don't value your time, or you just don't want to take the time to achieve your desired outcome। ठीक है ना? तो इसका आंसर तो हमें मिल गया, मेरे पास टाइम नहीं है, कभी भी नहीं बनना, क्योंकि सबके पास में 24 घंटे ही है। वो 24 घंटा कैसे इस्तेमाल करता है हर इंसान, वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है, there is just not enough money। when you make this excuse it means that you don't consider money to be a priority in your life। that is a good thing but sometimes a bad thing। कभी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में हमें मनी की ज़रूरत पड़ जाए और उस समय हम कहते कि नहीं है पैसे, जबकि है अभी, तो भैया समझ जाना आप किस तरीके की वैल्यू और कैसी प्रायोरिटी है आपकी। तीसरी चीज़ है, आई डोंट हैव एन एजुकेशन। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। अरे भैया एंड्रॉयड फ़ोन आजकल तो हर कोई जानता है जिसने पढ़ा लिखा नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन से भी आगे कई लोग हैं जो निकल जाते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। सो देर आर मैनी न्यूमरस मल्टी मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हु हैव नथिंग मोर देन अ हाई स्कूल एजुकेशन, एंड सम डोंट इवन हैव दैट। हाउएवर दे आर क्रिएटिव, दे हैव डिज़ायर, दे आर विलिंग टू वर्क हार्डर देन एनीवन एल्स टू अचीव देयर गोल। इसीलिए ये एक्सक्यूज़ तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो मे बी वी लैक क्रिएटिविटी, वी लैक इंस्पिरेशन, और डिज़ायर हमारी लाइफ में नहीं है। तो डिज़ायर की जो फायर है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। चौथा एक्सक्यूज़ और लास्ट एक्सक्यूज़ आज के इस सेशन के लिए वो ये कि आई एम जस्ट टू ओल्ड और टू यंग टू डू सो एंड सो थिंग। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो आपको डिफ़ाइन नहीं करेगा आप क्या काम कर रहे हैं। आप 60 साल की उम्र में भी जैसे KFC खोल सकते थे एक पर्सन, वो उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी अंडरस्टैंडिंग था, उनका पर्सपेक्टिव था कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एज में कर सकते हो, समझ सकते हैं। तो ये जो एक्सक्यूज़ेस है ये हमें नहीं बनाने हैं, ये है हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। तो अचीवमेंट हो या सक्सेस हो, हमारे कदम चूमेगी ही ना। तो एक काम करते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले सफ़र की तरफ में, क्योंकि युवा टॉक में खास एक सेशन लेने वाले हैं खास पर्सन के साथ में। बी राइट बैक विद आरजे अनुष्का ओनली ऑन रेडियो 90.8 FM। जल्दी जल्दी आ जाओ। 손에 술
잔잔한 손에 든 채소 투명한 크리스탈 잔속 찰랑이는 예술 예술로 술에 입어 마시면 예술 You don't know what to do 내가 보여줄게 난 전혀 다른 걸 주제 아이들과 거친 나무로 된 마이크 절대 다 한숨에 나오는 소리 따윈 없다 해가 들 때까지 with the party yeah 잠이 들 때까지 with the party yeah Sing it 불러 다시 drink it 마셔 다시 우린 두 번 태어나 좁으니까 장작의 격통 시대의 허통 좁으니까 너와의 소통 Okay now I'm ready for you 더 마셔 내 술자리 더 빠져 미친 예술가에 하늘 둘째 예술이 지불려 더 마셔 내 술자리 더 빠져 미친 예술가에 하늘 둘째 예술이 지불려 사는 무대에서 무대로 대들리는 환호성 Got to see my style, rock and feel so CJ 난 다시 태어나는 비로소 When the night comes When the night comes 들이 어렵게는 덤덤덤 Bass drum go say 덤덤덤 Yeah 해가 뜰 때까지 with the party yeah 잠이 들 때까지 with the party yeah Sing it 불러 다시 drink it 마셔 다시 우린 두 번 태어나 좁으니까 천장의 거쳐 시대의 허통 좁으니까 너와의 소통 Okay now I'm ready for you 더 마셔 내 술자리 다 빠져 미친 예술가에 하늘 둘째 예술이 지불려 더 마셔 내 술자리 다 빠져 미친 예술가에 하늘 둘째 예술이 지불려 너도 하루 전생에 어디든지 다른 party 택하면 너로 태어나 다시 왔으가 나를 say 다시 왔으가 나를 say 다시 왔으가 나를 say 내가 알던 예술가이든 뭔가 중요하다는 해 그거 이 정도면 그러면 새끼로분 자신과 싸움해줄 싸움 배를 들어 올리고 원샷 허나 나 여전히 목말라 हम सभी आ गए हैं गुलफाम की गलियों की वो गली जिसका नाम है युवा टॉक। और हमेशा मैं कहती हूँ कि युवा कभी भी कोई भी इंसान फिजिकली नहीं होता है, मेंटली होता है, क्योंकि एज इज़ जस्ट ए नंबर। और ऐसे ही एक शख्स, ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है जो हम सभी को बहुत कुछ इंस्पायरिंग मैसेज दे सकती है अपनी कहानी के द्वारा। सो बिना किसी देरी के मैं वेलकम करना चाहूँगी रिस्पेक्टेड जी.वी. रामांजनेलु सर का, जो कि सहज आराम ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मंजिरा के स्टूडियो में। धन्यवाद। जी सब हाल चाल सब ठीक है आपके? हाँ जी सर, I was just going through the internet and I just got fascinated by the idea of organic thing and जो आपने पोस्ट किए थे उसमें कि किस तरीके से the thing goes to the consumer directly from the farm, लेकिन the journey between this is quite unique and quite new to us. So I wanted to ask you, or still I want to ask you, what inspired you to develop the idea of a Sahaj Aram thing? हाँ 2000 के आसपास जी। और उसकी पहले हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्यों में किसानों के साथ काम करते थे और जो फार्मर सुसाइड ज्यादा हो रहा था, किसानों का सुसाइड ज्यादा हो रहा था, वो उनकी कारण जब हम देखने लगे हमको ये समझ में आया कि एक तरफ से उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से आमदनी कम हो रही है। दूसरा केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज ज्यादा होने से एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, ये सब बहुत ज्यादा हो रही है। तो वी थॉट वी शुड हेल्प फार्मर्स टू मेक ए ट्रांसिशन। तो हम बहुत गांवों में किसानों के साथ काम करना शुरू किया 2004 में और उनको सिखाया कैसे पेस्टिसाइड्स के बिना खेती कर सकते, फर्टिलाइजर के बिना खेती कर सकते, तो मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैसे कर सकते, उसके बारे में हमने सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत
बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रही है और उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ, रिस्क थोड़ा सा कम हुआ. बट द इश्यू आल्सो केम अप बाय 2008. मैं 2008 के आसपास में, तो 4 साल पहले के बाद हमने देखा कि मार्केट में भी समस्या है. तो किसान जितना कॉस्ट में बेचते हैं उसके 4 गुना प्राइस में कंज्यूमर खरीदते हैं. राइट. जो कंज्यूमर खरीदते हैं उसमें उस किसान की प्राइस में 4 गुना इंक्रीज होती है. और दूसरा, कंज्यूमर को ये भी पता नहीं चलता या सचमुच ऑर्गेनिक या नहीं, या जो खा रही है तो वो उसे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. तो हमने किसानों को इकट्ठा करके किसान का कोऑपरेटिव्स बनाया और कंज्यूमर्स को भी इकट्ठा करके कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बनाया. तो Sahaja Aharam started as a consumer cooperative. All other which works with other farmer cooperatives. So किसान से सीधा खरीद के अर्बन कंज्यूमर को बेचने का काम, हाँ, ये करने के लिए Sahaja Aharam शुरू किया था. और Sahaja Aharam की मतलब नेचुरल फूड. So that's how we named it as Sahaja Aharam. Sahaja Aharam. Yeah. As simple as that. ऐसा शुरुआत किया था. हाँ, तो 2009 में पहली स्टोर शुरुआत किया हमने 2009 में. और 2009 में जब शुरुआत किया था, हमारा सोच ये था कि एक अगर पहली एक स्टोर शुरुआत किया तो बाकी जो एग्जिस्टिंग स्टोर है उसको हम बेच सकते. बट हमने देखा कि वो नहीं हो रही है और बाकी स्टोर्स किसानों को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है. तो वो स्थिति में हम खुद नया स्टोर्स भी शुरुआत करना बिगिन किया 2014 से बाद, 14 की बात. तो आपने जब ये सब चीजें की शुरुआत करी तो आपको डिफिकल्टी तो बहुत हुई होगी, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स आर न्यू टू फार्मर्स आल्सो, नो, दे डोंट हैव अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस थिंग. तो व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग दिस टाइम? तो सबसे पहली चैलेंज है कि मार्केट में कंज्यूमर, द गवर्नमेंट ने केमिकल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं. तो किसानों को भरोसा देना बहुत मुश्किल था शुरुआत में. जब पहली गांव पेस्टिसाइड फ्री हुआ, पहली गांव ऑर्गेनिक हुआ, उसमें से भरोसा आना शुरुआत हुआ. और इसके ऊपर जितना भी मीडिया का रिपोर्ट्स आया था, टीवी शोज आया था, वो सब इकट्ठा हुआ हमारे ऊपर भरोसा किसानों को ज्यादा करने के लिए. तो किसानों को हाँ, जब तक भरोसा नहीं होगा शिफ्ट नहीं होने वाला है. तो वो भरोसा सबसे बड़ा पहली बार 2012 में, हमने 2009 में शुरुआत किया था ये स्टोर्स वो सब. और उसका फर्स्ट बिग पुश केम अप 2012 में, जब आमिर खान ने एक एपिसोड किया था टॉक्सिक फूड के ऊपर. सच्ची में वजहते में वो पूरा हमारा काम के ऊपर था. तो वो बहुत पॉपुलर हुआ. सब मीडिया ने अटेंशन लिया कि पेस्टिसाइड से नुकसान है, खाने में नुकसान है, खाने, सो वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक. वो हुआ था. और उसके बाद हमने कोशिश किया ज्यादा किसानों को भी शिफ्ट करना और ज्यादा कंज्यूमर को भी शिफ्ट करना. और वहां से स्टेप बाय स्टेप हमने शुरुआत किया. तो 2009 से लेके 2014 तक लिया तो हमने 15-20 कोऑपरेटिव के साथ काम कर रहे थे. अभी तो हम 65 कोऑपरेटिव से काम कर रही है. और हम तो 5000 किसानों के साथ शुरुआत किया, अभी तो 1 लाख किसानों के साथ काम कर रही है. मतलब फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, जो बहुत. हाँ, किसान शिफ्ट होने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है. और जब राज्यों से भी, स्टेट गवर्नमेंट से बहुत नेगेटिव रेस्पॉन्स था शुरुआत में. अभी तो बहुत सारे राज्यों में ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी बन चुके हैं. स्टेट और सेंट्रल लेवल वो बात कर रही है कि ऑर्गेनिक को प्रमोट करें.
कैसा ये सर ट्रांसलेशन आप तो हो कह रही रहे है। हैं कि नेगेटिव रिस्पांस आया था, तो किस टाइप का नेगेटिव रिस्पांस था? जो गवर्नमेंट आपको शायद सपोर्ट नहीं कर रही हो, लेकिन उसके अलावा और क्या था? नेगेटिव रेस्पॉन्स ऐसा है कि ऑर्गेनिक शिफ्ट होने से देश की फूड सिक्योरिटी खराब हो जाएगा। और ये साइंस नहीं है, ये बहुत पुरानी पद्धति है। तो हमने बहुत कोशिश किया समझाने के लिए कि नया तरीका भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। हम पूरा साइंटिफिक अप्रोच ले रही है और किसानों को जो भी दिक्कत आती है इम्प्लीमेंट करने में, उसको एड्रेस करने के बहुत तरीका है। तो वी ट्राई टू कन्विंस गवर्नमेंट एंड देन शो डिफरेंट मॉडल्स। अभी वो सब की वजह से मैं ये 20 साल की बाद अगर हम एक बार वापस देखा तो आज बहुत सारे रेस्पॉन्स है गवर्नमेंट से इसे प्रमोट करने के लिए, केमिकल एग्रीकल्चर के साथ साथ ऑर्गेनिक को भी। और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ये सब के कारण शायद अगले 5 साल में ऑर्गेनिक का प्रमोशन बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू इवन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरीके से अभी देश चल रहा है, वो कैसे भी करके ओल्ड इज गोल्ड जमाने में फिर से इट इज गोइंग बैक टू दैट प्लेस ओनली। सो हमें तो 100% श्योर है कि ऑर्गेनिक आर गुड फॉर द हेल्थ एंड फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन ऑल्सो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। द यूनिक थिंग अबाउट योर बिजनेस इज कि आपने जैसा बताया ऑर्गेनिक इज़ द बेस या एक सेंट्रल आइडिया है इसका। लेकिन आप किस तरीके से लोगों तक पहुंचकर उनको अवेयर करते हैं रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग? थोड़ा सा इसके बारे में आप अगर हमें बताएंगे तो, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु डोंट। इसमें 2-3 यूनिक अप्रोचेस है जो हमने लिया। एक तो एक साइंटिफिक ऑर्गेनिक अप्रोच एक बात है, बट उससे ज्यादा ये पूरा कोऑपरेटिव के आधार पर है। मतलब ये सब ओनरशिप लाइफ विद फार्मर्स, दैट्स वेरी यूनिक अबाउट इट। जो भारत में बहुत सारे ब्रांड है ऑर्गेनिक ब्रांड, बट वो सब प्राइवेट इंडस्ट्री का है। तो वो किसान को जितना पैसा देता है किसी को पता नहीं है। बट ये शाहजहां में आप जो भी खरीदते हैं वो सब कि कौन सा किसान से आ रही है वो भी आपको पता चलेगा, और आप जो पैसा दे रही है उसमें से आधा से ज्यादा किसान को जाएगा सीधा। तो ये दोनों हमारा यूनिक सिस्टम है। हम जो किसानों को सिखाने का एक नया तरीका भी लिया। प्रैक्टिस करने वाले किसान को हम लेके उनको ट्रेनिंग करके उनको हम एक्सटेंशन सर्विसेज दिलाने के लिए यूज करते हैं। और ये पूरा ट्रेसेबिलिटी करते हैं कहाँ कहाँ किसान क्या कर रही है और वहाँ से दिक्कत क्या आ रही है और वो दिक्कत को कैसे एड्रेस किया है वो सब। तो इसके लिए हम एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी चलाती है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो और ये सब देखने के बाद अभी आंध्र प्रदेश में सभी बड़ा टेम्पल्स जो है वो भी ऑर्गेनिक की तरफ चल रही है। तो हम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बालाजी टेम्पल के साथ काम कर रही है। पूरा बालाजी टेम्पल में लड्डू पूरा ऑर्गेनिक होने वाला है अगले 2-3 साल में। तो मतलब ये सब इंसानों से लेके भगवान के घर तक में हर चीज ऑर्गेनिक, हर चीज ऑर्गेनिक। और बच्चों के स्कूल्स भी, बहुत स्कूल्स के साथ भी हम काम कर रही है। तो बात यह है कि अगर ट्रांजिशन होना है तो मार्केट भी खड़ा करना है, और जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा मार्केट्स है उसको एड्रेस करने के लिए ये सब कर रही है। ओके, दैट्स रियली नाइस सर कि यहाँ तक आपके अप्रोच पहुँचे हैं। और सबसे जो एक एग्रीकल्चर फील्ड में जो एक नेगेटिव या फिर मैं कहूँगी एक लैकिंग पॉइंट है वो है कि प्रॉपर एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिस हो जाती थी। लेकिन कंज्यूमर एजुकेशन आपके उसमें एक और सेंट्रल आइडिया है, एक अच्छा अप्रोच है लोगों तक पहुँचने के लिए। एक और चीज़ें जो मैं इसमें आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, इट हैज़ रिड्यूस द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या चीज़ है ये? हाँ, तो हम मेनी टाइम्स
हम एज कंज्यूमर वी आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट फूड डज टू अस. राइट. हम जो खा रही है उससे हमको क्या होने वाला है उसके बारे में हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं. और उससे ज्यादा हम ये भी सोचना है कि जो खाना हम खा रही है वो उत्पादन करने के समय एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रही है, और वो जो उगाया है किसान उसके ऊपर क्या असर पड़ रही है. ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. से टू एक्सप्लेन यू बेटर, अगर हम चावल लिया तो चावल, हर एक किलो चावल उत्पादन करने के लिए 5,000 लीटर का पानी खर्च होती है. 5,000 लीटर मतलब एक एकड़ में कम से कम 60 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होती है. ये 3 साल का बारिश है, 3 साल का बारिश है, एक साल में इस्तेमाल होती है, एक सीजन में इस्तेमाल होती है. इसलिए ग्राउंड वाटर बहुत कम होती है. तो हम ये कोशिश करते हैं कि ग्राउंड वाटर यूज भी कैसे कम करें. ऑर्गेनिक में वो स्टैंडर्ड नहीं है, बट फिर भी हम ये करते हैं कि ये एनवायरमेंटल की ऊपर जितना भी असर पड़ रही है एग्रीकल्चर की वजह से उसको हम कैसे कम करें. सिमिलरली अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर डिस्कस करें तो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस, मीथेन एमिशंस, ये सब बहुत सारे नुकसान कर रही है और दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. तो उसको कैसे कम रिड्यूस करें. तो हमने एक सिस्टम बनाया इन सबको ट्रेस करने का. मतलब आपका प्लेट में जो फूड आज आप खा रही है इसका असर एनवायरनमेंट के ऊपर कितना है. तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स बोलते हैं हम उसको. तो खेत से लेके आपकी प्लेट तक आने तक वो एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान किया या बेनिफिट किया वो क्वांटिफाई करके हम पैकेट के ऊपर डालते हैं. मतलब पूरा चीज क्लियर है, कुछ भी हिडन ट्रूथ नहीं है, जो भी है सब लोगों के बीच में ही रहेगा. करेक्ट. हाँ, वो करते हैं हम. और इसके बारे में हम कंज्यूमर्स को भी अवेयरनेस कैंप्स करते हैं. आप फूड चॉइसेस कैसे करें. और वी आल्सो ट्रेन अर्बन पीपल टू ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स इन देयर होम. छोटे छोटे स्पेसेस है तो भी, और उनका जो किचन वेस्ट है या वाटर है उसको रिसाइकिल करने के लिए भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं अर्बन कंज्यूमर्स को. दैट्स क्वाइट यूनिक सर, क्वाइट यूनिक, क्योंकि घर घर तक जाकर ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आजकल कंपोस्ट और मैन्योर ये सब तो हाउस होल्ड चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वेस्ट करने के बजाय इसको हाउ वी कैन डू बेस्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग ऑन आवर ओन. करेक्ट. और इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ भी काम करते हैं. स्कूल्स में स्कूल बच्चों के साथ कैसे स्कूल में वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, और अपनी बॉटनी का जो भी लेक्चर्स क्लासेस है उसको हम फील्ड में कैसे सीधा देख सकते हैं. तो वी ट्राई टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर इनटू द कोर्स करिकुलम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. एंड हम आज 7 स्कूल से काम कर रही है जो पूरा अपना हॉस्टल का फूड उगा रही है पूरा. हाँ, तो ऐसा भी हम ये भी और एक काम हम कर रही है. राइट. मतलब आप फेयर ट्रेडिंग के साथ में फार्मर्स को सपोर्ट करने के साथ में सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ में सहज आहारम स्कूल के बच्चों तक पहुंचे हैं. और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी इन टुडेज टाइम, बिकॉज रामायण महाभारत का एक समय था, लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक वी नीड टू नो द नॉलेज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड स्पेशली द ऑर्गेनिक थिंग. तो आपकी पहुंच वहाँ तक पहुंची है. तो इस मीडियम से तो हम सरकार से एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर करेंगे कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं सोशल साइंस एनवायरनमेंट के बारे में, उसमें अगर थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो बच्चे बचपन से ही सीख जाएंगे कि उन्हें बड़ा होकर में एक एम उनकी लाइफ में भी आ जाएगा कि देश के लिए अगर कुछ करना है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. Sir, before we end this, I just want you to give some advice to us, for the people like us, even me, कि हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो किस आइडिया से करें या किस करेज के साथ में करें. आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस. Yeah, see, we are all what we eat. Right. We are
we are based on what we eat. So our food choices should be based on our lifestyle. Food should be healthy, and food is only as healthy as it is grown. हम सोचते हैं कि अगर अच्छे पैकेट में, अच्छे सुपरमार्केट में खरीद तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है. You cannot find end of pipe solutions. You can only do it if it is produced healthy only. You can have healthy food. Yes. I think that is something we all need to accept. Second important issue is when you are buying food, so your purchasing behavior determines how much farmer gets. आप कहाँ खरीद रही है, कितना पैसा आप जो दे रही है, उसमें से किसान को कितना जा रही है, उसके आधार पर होगा किसान का आमदनी. तो मेरा सुझाव है कि आप सीधा किसान के साथ, किसान चलाने वाली कोऑपरेटिव्स के साथ खरीदना, उससे ज्यादा पैसा किसान को जाएगा. नहीं तो आप सुपरमार्केट को दे रही है, एसी रूम्स को दे रही है, वो लैंड बिल्डिंग ओनर को दे रही है. जो एडवर्टाइजमेंट आया तो वो जो मॉडल है उनको दे रही है. हाँ, है ना. आप जो 100 रुपया में सब कुछ समझ लीजिए, आप 100 रुपया में कुछ खरीद रही है, आपका पेमेंट सबको जा रही है, फाइनली किसान को सिर्फ 25% जा रही है. तो ये थोड़ा इम्प्रूव करना. एंड वन ऑफ द जितना भी स्पेस है आपको, आप प्लांट्स ग्रो करना सीख लो, आसान से कर सकते हैं. और अगर आपको चाहिए तो हम रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं. अगर चाहिए तो हमको संपर्क कर सकते हैं. जरूर सर, हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही यूनिक काम करें जो प्रकृति माँ को हमेशा खुश रखे और किसी को भी दुख ना मिले. सर, थैंक यू सो मच आपके इतने अनमोल विचार के लिए. इट वाज ट्रूली अ गोल्डन वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस. और थैंक यू सो मच, आपने आज के बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी अपना समय हम सबके लिए निकाला है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. वेल, ये थे रामन जनेलू जी, और सच में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, उसके साथ साथ में बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज जो हम सबको मिला. इसलिए तो ऐसे ही नहीं कहते कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान. मतलब हर चीज़ की जय जय होनी ही चाहिए. और जय जय तब होती है जब रामन जनेलू जैसे सर उसकी शुरुआत करते हैं, बिगनिंग कर देते हैं, बिना किसी हार के हर जगह पहुंचना पड़ता है. तो आप भी अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो बस इनसे इंस्पायर होकर आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही बना सकते हैं जो नेशन के काम में डेफिनेटली आए. तब तक के लिए एक काम करते हैं, सुन लेते प्यारा सा गाना एंड बी राइट बैक ओनली ऑन गुलफाम की गलियों में वित्ती और आज अनुष्का ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM. మంటు నింగి ఒళ్ళు విరిగెను గట్టి పరకతోన జడారి కళ్ళు తెరుచుకున్న వేళన చినుకు పూలవాన సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెను ఊట బావినే శిరస్సు వంచి శిఖర మంచు ముద్దిడె మట్టి నేలనే పదర పదరా నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా, నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదర పదరా ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా, చిగెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. ఇదిరా నీ మొదలిదిరా, ఈ పదమున మొదటడుగేరా, నీ తరమిదిరా అని చాటేరా. పదర పదరా నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా, నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదర పదరా ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా, చిగెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. గట్టి పరకతోన జడారి కళ్ళు తెరుచుకున్న వేళన చినుకు పూలవాన సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెను ఊట బావినే శిరస్సు వంచి శిఖర మంచు ముద్దిడె మట్టి నేలనే.
పూజించేటి ఈ భూమి ఒడి చిగురించేరా. పదర 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 ఇహలమును భుజము కెత్తి పదర, ఈ నేలను జతకు హత్తుకొని మొలకలెత్తమని పిలుపునిచ్చి పదరా. పదర 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 ఈ వెలుగను పలుగు దించి పదరా, పగుళ్లతో పనికి రానిదను బ్రతుకు భూములిక మెతుకులిచ్చు కదరా. మరి కాదా సంచలనం, చినుకల్లే మొదలై ఉప్పెన కాదా ఈ కథనం. నీలో ఈ జడికి చలరేగే అలజడికి, గెలుపల్లే మొదలై చరితగా మారే నీ పయనం. నీ ఆశయమే తమ ఆశ అని, తమ కోసమని తెలిసా, నువ్వు లక్ష్యమని తమ రక్షమని నినదించేరా. పదర 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 నిగతముకు కొత్త చలనమిదిరా, నీ ఎత్తుకు తగిన లోతు ఇది తొలుపు నాది గది తలుపు తెరిచి పదరా. పదర పదర పదరా ప్రతొక్కరి కథకు నువ్వు కదరా, నివరబడి భవిత కలల పొడి బ్రతుకు సాధ్యపడు సాగుబడికి బడిరా. ఊపిరిచ్చి పెంచిన కాంతి చుక్కవో, తరాల వెలితి వెతికి తీర్చవచ్చిన వెలుగు రేఖవో. वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे. वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे. संग सोबतीचे साथ मन दिवागीत रात, आज पहाटच्या पावलाला श्वास फुटू दे. वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे. दान दिलं त्यानं, वसाडाचं रान झालं जी. अर मातीच्या पोटात अस्मानाचं बळ, माऊलीची लाज राखजी. या मिन त्या दिव्याला तू साकड घाल, या तळमळ त्या जीवाला दे जाणीव खोल. दे धग धग त्या इकाराला माईची ओल, या रख रख त्या भुईला दे रामाचं मोल. निंदनी पेरणी धणीन जिंदगानी, कुंब्याचं सारं रान बागान हसू दे. वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे.
निगुतीन वाहगजी अरे ढळून इमान लागून ये डाग दिल्यास बुदाला जहागजी या सळसळत्या वादळाला आलं उधार गालख लखत्या वाळाचं चांदण्यान या रविरनित्या उन्हान चेतवल भान हे कोसळत्या पावसाची अनादितान शुद्ध निरामळ सत्वाचा परिमळ या रूपाचं रूप शांत दिसून सोबतीची साथ दिवा भितरात आज पहाटच्या पावलाला श्वास फुटू दे और कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन एक बात तो सीख गए हैं कि ह्यूमैनिटी की जो सबसे बड़ी डिग्निटी है वो है हर किसी मानव का वो मानव अधिकार जिस पे उसका पूरा पूरा हक है। वैसे तो समय आ गया है आप सबसे रुखसत लेने का, लेकिन ना जाते समय ना मेरे दिमाग में एक गुरु ग्रंथ साहिब जी ने लिखी बहुत ही खूबसूरत बात है जो बिल्कुल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई भी चीज़ें सही नहीं हो रही है और आपको कहीं पे भी मदद नहीं मिल रही, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अपने गम दी नुमाइश ना कर, अपने नसीब दी आजमाइश ना कर, जो तेरा है तेरे कोल खुद आएगा, हर रोज़ ओनू पान दी ख्वाहिश ना कर। एंड इट्स ट्रू, नेल्सन मंडेला ने जैसे कहा था कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डिग्निटी वी कैन नॉट मेक कॉम्प्रोमाइजेज। डेफिनेटली वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उठाओ आवाज़, डेफिनेटली उठाओ, लेकिन अपने कुछ रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस और हदों के अंदर, ताकि आवाज़ दूर तक पहुँचे और हर किसी के अधिकार की जो लड़ाई जो छुप छुप के लड़ रहे हैं ना वो भी पूरी हो जाए। तो आज आरजे अनुष्का आपसे लेती है इजाज़त। दिस इज आरजे अनुष्का साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुलफाम की गलियों में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ओनली ऑन रेडियो मंजिला 90.8 FM।